वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है, हमने DSSB TGT सोशल साइंस की एक PYQs की सीरीज़ को डिस्कस किया है, जिसमें हम जितने भी DSSB द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है DSSB हमेशा PYQs के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कॉन्टीन्यूसली पूछता रहता है। तो और अगर हम उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे तो वो भी क्या कहते हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों कभी हो सकता है कि आपसे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लें, PYQ से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो की रेलेवेंस है। क्योंकि किसी ने भी PYQs की जो भी मतलब सीरीज़ है DSSB में, अभी तक कहीं पर भी आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो इस सीरीज़ में मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक 2021 में जो पेपर हुए हैं और जो 2018 में हुए हैं, मैं दोनों क्या कहते हैं ईयर्स के पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी वीडियोस अपलोड करनी पड़े। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस को 1 से 2 बार देखना है और ख़ुद ही क्या करने हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप खुद से नोट प्रिपेयर करेंगे, उन्हें खुद लिखेंगे, तो उस टाइम पे आपका माइंड क्या रहता है, एक्टिव रहता है। इससे जो भी होगा आपको वो जो रिटेंशन पावर होती है ब्रेन की, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप इसके नोट्स खुद बनाएं। बाकी अगर PDF वगैरह तो आपको पता है कि आप लेके रख लेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप नोट्स कोशिश करें कि खुद बनाएं, और जितना हो सके इस वीडियो को 2 बार 3 बार, भले ही आप 1.5 की स्पीड से देखें, लेकिन इस वीडियो को जितनी ज़्यादा बार आप देखेंगे उतने ही क्या होंगे, आपको क्वेश्चंस के जो आंसर हैं या जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके ब्रेन में क्या होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। तो लास्ट सीरीज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करा था, और इसमें मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन नंबर 81 से डिस्कस करूँगी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही हैज़ completed his एज ऑफ डैश ईयर। यानी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी आयु पूरी नहीं कर ली हो। तो कितनी आयु चाहिए, 35 साल, 50 साल, 40 साल या फिर 45 साल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई गवर्नर बनना चाहता है तो उसके लिए जो मिनिमम एज होती है वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। यानी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसने 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। तो मिनिमम एज क्या होती है, 35 ईयर्स होती है। तो ऐसे जो अदर्स होते हैं हमारे, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज हो गए, उनके लिए भी कुछ एज क्राइटेरिया है। तो अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे तो साथ के साथ गूगल पे सर्च करके उनको भी साइड बाय साइड लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो मतलब कि पूरे टॉपिक है वो एक ही जगह आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, इट वाइप्स आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्न एंड द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। यानी कि जो ये सरकार है, यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच के अंतर को मिला देता है। या इट इंश्योर ग्रेटर लेजिटिमेसी एज पीपल आर मोर लाइकली टू फॉलो डिसीजंस विच आर टेकन बाय देम ओनली। यानी यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने की आर्थिक संभावना होती है। तो स्टेटमेंट्स हमारे पास बोथ 1 and 2 या ओनली सेकेंड, नीदर 1 and 2 या फिर ओनली फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत लोकतांत्रिक निर्णय लेने में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी का रूप होता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो इसमें जो नागरिक हैं वो प्रत्यक्ष भागीदारी दिखाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा हमारे इंडिया में क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि या फिर उसे हम क्या बोल देते हैं, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, अपने जो भी वोट देते हैं किसी एक पर्सन को, और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। और अगर हम देखें तो यह सरकार और
शासित और राज्य नागरिक समाज के बीच अंतर को मिटा देता है। यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। यह नागरिकों द्वारा अधिक सहयोग की ओर ले जाता है क्योंकि लोग अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का खुशी खुशी पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या करते हैं, जो पब्लिक है वो डायरेक्टली क्या करती है, पार्टिसिपेट लेती है लॉज, रूल्स या फिर गवर्नमेंट बनाने में। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है एक्सप्लेनेशन में। तो भारतीय संविधान के किस संभावित संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? 22, 75, 86 या फिर 74। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके कार्यान्वयन के लिए संसद में 2009 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम में क्या किया गया था, पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू डैश आर मेंशन इन द आर्टिकल 371J ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखते हैं हमारा आंसर, यानी सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में कर्नाटक राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसकी कार्यप्रणाली से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी और उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय हेतु समान मात्रा में धन आवंटित किया जाएगा और सरकारी नौकरियां एवं शिक्षा में क्षेत्र के लोगों को समान अवसर या फिर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 240 years old monarchy in Nepal was abolished in डैश। यानी नेपाल में यहाँ पे 240 नहीं 370 है। तो 370 साल पुरानी राजशाही को किस साल समाप्त किया गया था? 2008 में, 1999, 2001 या फिर 1995 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 अप्रैल 2006 को अंतिम चेतावनी के अंतिम दिन राजा को तीनों भागों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसपीए ने अंतरिम सरकार के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना। पुनः स्थापित संसद में राजा की अधिकांश शक्तियों को छीनते हुए कानूनों को पूरा किया गया और पारित किया गया। एसपीए और माओवादियों को समझ आ गया था कि नई संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा और 2008 में राजाशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक संघीय लोकतंत्र राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो क्या कह रहा है, द नेपालीज मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी अरोज विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्सिंग द किंग्स ऑर्डर दैट लेड टू सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, विच मूवमेंट ऑफ इंडिया इज गुड एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ मूवमेंट। यानी कि लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन राजाओं के आदेश को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत का कौन सा निलंबित कर दिया गया? भारत का कौन सा आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है? कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं, चिपकू मूवमेंट यानी कि चिपकू आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा सेव साइलेंट वैली मूवमेंट यानी सेव साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या एंटी करप्शन मूवमेंट यानी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? क्या है इसमें? नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन इस तरह
के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। इस आंदोलन को शुरुआत मित्रा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के विशिष्ट मुद्दे से हुई थी। इसका उद्देश्य बांध को बनाने से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहे हैं? द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय डैश, यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स जो जॉइंट पब्लिक के होते हैं उनको कौन करता है? सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि JSPSC के और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संयुक्त आयोग का सदस्य 6 माह की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो पद धारण करेगा। या तो वो 6 माह तक की अवधि के लिए रहेंगे, या तो अगर उनकी एज 62 हो जाती है वो तब तक उस पद पर रहेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी निम्नलिखित में से विधानसभा सदस्यों के चुनाव के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन देखते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड, यानी विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास बोथ, ओनली सेकेंड, नीदर 1 and 2 और ओनली फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचन मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। द इलेक्शन आर हेल्ड मच बिफोर द शेड्यूल आर कॉल्ड, यानी जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेफरेंडम, यानी जनमत संग्रह, मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव, या फिर प्लेबिसाइड यानी जनमत, या फिर एग्जीक्यूटिव इलेक्शन यानी कार्यपालिका चुनाव। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें मध्यावधि यानी मिड टर्म चुनाव कहा जाता है। मध्य अवधि चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो तब होता है जब एक राज्य विधानसभा या फिर लोकसभा को उसके सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले क्या होती है? भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इज प्रोवाइडेड बाय विच शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची द्वारा कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन प्रदान किया गया है? 6th, 8th, 7th या फिर 9th। तो राइट ऑप्शन क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9th। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की 9वीं सूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है। यह किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और अमान्य होने से मान्य प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों से मान्यता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए अनुसूची को प्रथम संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया है। तो आज के 10 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए। बाकी वीडियोस में 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो SST स्पेसिफिक है और इसमें जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करे हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।